आज की वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं बेन 10 के 4 आर्म वाले एलियन को। एंड इस वीडियो के साथ में ना मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पे हम लोग बेन 10 क्लासिक में आए हुए सारे के जो 10 एलियंस आए थे उनको ड्रॉ करेंगे। हर एक वीडियो में एक अलग ट्यूटोरियल सब एलियंस का आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने साथ में एक स्केच बुक, एक पेन और एक पेपर पेंसिल कुछ ले लीजिए जिससे आप साथ में प्रैक्टिस कर पाए। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा ऑलवेज स्टेप वन जो कि रहता है किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले वो होता है सिंप्लीफाइंग का। एंड अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे अपनी रेफरेंस को। वेल सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिंप्लीफाई आपको बस सिंपली किसी भी चेहरे के एंगल, हाथ और पैर के बॉडी के एंगल को देखते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है। उसे प्रॉपरली फोकस के साथ ड्रॉ नहीं करते हम स्टेप वन में। एंड सिंप्लीफाई करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज देखो, सामने वाली जो रेफरेंस होती है ना, चाहे वो कुछ भी हो, पहले होती है कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कर्व्स ऐड होते हैं, लाइंस ऐड होते हैं, स्टफ होता है, वॉल्यूम होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाने बैठेंगे ना तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग को चाहिए कि पहले सिंपल, फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होते जाए, तब समझ आता है। अगर आप डायरेक्टली ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो पजल हो जाओगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। एंड स्टेप वन सिंप्लीफाइंग जो है हमारा किसी भी स्केचिंग का बेस होता है। बेस माने तो आधार, जिसके ऊपर फिर आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो बेस स्ट्रांग है तो फिर टिक ही जाएगी। लेकिन अगर बेस कमज़ोर है तो आप चाहे फिर जितना मर्जी कर लो, आज नहीं तो कल कल वो बिल्डिंग गिर ही जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वीडियो शायद तुम्हारे, सॉरी आई मीन कि ये गलती मत कर लेना कि तुम लोग सिंप्लीफाइंग स्टेप को बहुत हल्के में ले रहे हो एंड डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है ड्राइंग का। आप लोगों को बस इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि किस तरीके से मैं अच्छे से प्रोपोर्शंस को और प्लेसमेंट को कर पाऊँ। ये पहला नियम। सेकंड स्टेप जो कि आ जाता है डिटेलिंग भरने का। एंड डिटेलिंग भरने से पहले, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जब भी हम लोग चेहरा ड्रॉ करते हैं किसी का भी, तो पहले एक क्रॉस ले लेना चाहिए, ताकि ना एक जजमेंट सी लग जाए कि जो एक्सप्रेशन है या फिर जो आंखें हैं, जो बाकी चीज़ें, वो किस एंगल में बनी हुई है। ठीक है, ये एक टिप है जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प होगी एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करने में कैरेक्टर के। एंड डिटेलिंग भरने में तो फिर आप लोगों को अब एक ही चीज़ करनी है कि जो आपने बेस बनाया था सबसे पहले अपने स्केचिंग का, उसे हल्का हल्का इरेज कर देना है। देन उसके ऊपर से डिटेलिंग करना स्टार्ट करना है। अब देखो, आपको पता है कि एंगल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप लोग सारे कर्व्स को ऐड कर सकते हो, शेप्स को ऐड कर सकते हो, टेक्सचर को ऐड कर सकते हो। प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के एंगल और प्रोपोर्शन अब सही है। और डिटेलिंग भरना आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप लोगों का स्टेप वन सही है। आप कहीं से भी डिटेल भरना स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप लोगों का स्टेप वन ही गलत है तो आप फिर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अंत में आपका स्केच खराब ही बनेगा। सो इस बात को समझो और लिख के एक जगह पे चिपका दो जहाँ पे तुम उसे आसानी से रोज देख पाओ। और वो लाइन होनी चाहिए स्टार्ट ओवर फिनिश। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे लिए ड्राइंग में ये मैटर नहीं करता है कि हम किस तरीके से ड्राइंग को फिनिश करते हैं। ज़्यादा मैटर यही करता है कि आप कितने अच्छे से स्टार्ट करते हो। क्योंकि अगर आपका स्टार्ट अच्छा होगा ना, तो बाद में आप उस स्केच के ऊपर जितना मर्जी काम करो अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि उस चीज़ के ऊपर फिर आराम से कई दिनों तक काम कर सकते हैं। लेट्स से कि आज आपके पास टाइम नहीं है, ओके, आपने एक क्विक स्केच बनाया एंगल्स और प्रोपोर्शन को जज करते हुए। अब मान लीजिए कि अगले हफ्ते आपके पास टाइम है कि आप पूरा बैठ के ड्रॉ करो, तो आप उस स्केच को खोलो और उसको फिर से इम्प्रूव करते रहो करते रहो करते रहो। कहने का मतलब ये कि आप उस चीज़ पे फिर से इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। एंड इस तरीके से सीखने से होता ये है कि आपको अपनी मिस्टेक्स ज़्यादा जल्दी समझ आती है, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि हाँ, मैं क्या गलती कर रहा था या फिर क्या गड़बड़ हुई। समझ रहे हो? ये फ़ायदा है इस अप्रोच का सबसे बड़ा, कि आप लोग अपने स्केचेस को बाद में जितना चाहो उतना अपग्रेड कर सकते हो। यू नो इसीलिए स्टार्ट अच्छी रखो, स्टार्ट में कंजूसी मत करना। एंड फाइनल स्टेप है हमारा इंकिंग का। अब देखो, इंकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बॉल पेन का ही यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज रेफरेंस जो मेरी यहाँ पर है उसमें जो लाइंस हैं वो बहुत पतली है, तो मैं बॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ मोटी लाइंस होती जैसे डिज्नी के किसी कार्टून कैरेक्टर की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं यहाँ पे किसी स्केच पेन का यूज़ कर सकता था। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर बॉल पेन का यूज़ करना इंक करते वक्त ज़्यादा
ईजी रहता है बॉल पेन यूज़ करना। एंड एक और चीज़ जिस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है इंकिंग के दौरान, वो यही है कि आपको शेडिंग और हैचिंग का यूज़ करना है वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। ओके, इंकिंग यही वो स्टेप है जहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ ऐड करोगे, जहाँ पे पता चलेगा कि आपके जो स्केच है या जो आपका सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ से कितना लाइट है और कितना डार्क है, यू नो। इसी तरीके से आपको पता चलेगा एंड इसी तरीके से सामने वाले को भी दिखेगा कि नहीं यार, इसमें जो है स्केच जो इसने बनाया है इसमें कुछ डेप्थ है, कुछ है, वॉल्यूम है, नकली या फिर फ्लैट जैसा लुक नहीं आएगा अगर आप वैल्यूज़ अच्छे से ऐड करते हो तो। बट अगर आप इसमें कलरिंग करना चाहते हो तो बात अलग है, तब ये चीज़ें मत कर देना, हैचिंग और वगैरह सारी चीज़ें। एंड लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मैं अभी हल्की हल्की हैचिंग कर रहा हूँ वहाँ पे आपको बिल्कुल पिच ब्लैक कर देना है इसको इंकिंग के टाइम, बिल्कुल पिच ब्लैक, जैसा रेफरेंस में भी आप देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पिच ब्लैक इसे नहीं कर सकता हूँ बॉल पेन की हेल्प से, बहुत टाइम लग जाएगा। बट आप लोग कर लेना, और अगर आपने ये सारे स्टेप सही से फॉलो किए हैं तो आपका 4 आर्म्स हो चुका है रेडी। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।